पूछा गया। इन सभी बातों को देखते हुए आपकी असमता की परिभाषा नजर आ रही है। मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत ऐसी बातें हैं जो मधेश मुद्दा के नाम पर हम लोगों ने मधेश सरकार बनाने की बात की, लेकिन मधेश सरकार का काम क्या रहा? आप लोगों ने उसको कितना कर्मागत रखा। अपने स्वार्थ के लिए आपने मधेश सरकार को विस्थापित कर दिया। मधेश के लोग मधेशी को इसीलिए वोट दिए इस सरकार को बनाए और मधेश को संहिता का निरूपण दिखा सके। इन सभी बातों को कहते हुए मैं अपनी बातें यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय मधेश। माननीय श्री अभिराम शर्मा। माननीय सभामुख जी, माननीय साथी सब, राजनीति भी विचित्र के खेल होय छै से लोग कहै छलै, अभी वो दिखाई दे रहा है। मात्र हम दू तीन गो बात गरिमामय सदन में माननीय सभामुख मार्फत माननीय सदस्य सबके कह चाहे छे। याद करे के दिन वो है जय दिन एहि प्रदेश की जनता प्रथम मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने रहे। माननीय मुख्यमंत्री लाल बाबू जी सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, हम सब वही हाउस में एहि प्रदेश के समृद्धि के आधार भी छनौट कहने छी, पहचान कहने छी। उद्योग, पर्यटन, कृषि, हम सब जहिया संघर्ष कैली, हमरा लगी अभियो ई प्रदेश सभा बन गए तै कारण से रंग रोगन भ गए। नहीं तो अभियो जनकपुर के बहुत कार्यालय में देखबे तो एहि प्रदेश भीतर के 60 लाख जनता मधेश सरकार की परिकल्पना कहने रहे, जनकपुर राजधानी के परिकल्पना कहने रहे। परंतु राजनीति भी विचित्र के होय छै। हम अही के लागी कहले, एक मत एक विचार रहे वाला पार्टी, एक मत एक रास्ता पर चले वाला पार्टी, रातारात गठबंधन टूट जाए छे, पार्टी फूट जाए छे। अही गरिमामय सदन में कि हमारा लगे वॉइस क्लिप होते मुख्यमंत्री जी के बारे में निमन निमन बात कहे वाला दृष्टिकोण होय छे, ओकर व्यू होय छे। दू बुद्धि सहमति भेले कांग्रेस पार्टी के जरे प्रदेश के नामाकरण के सवाल पर, प्रदेश के संचालन के सवाल पर हमारा नहीं लगे दृष्टिकोण बनले। अन्य पार्टी भी सहभागी भेले, हम एहिमे नहीं जाए। तो सरकार के व्यू कहाँ है, सरकार के प्राथमिकता की है, अहाँ कौन क्षेत्र में, अहाँ कहली सामाजिक रूपांतरण के क्षेत्र में हमार सरकार काम करी, अहाँ कहली जे हमर बेटी बीमा अलमल में पड़ गेल। हम गौरव के साथ कहे छी, हम एहि सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में राज्य मंत्री छलिए। अहाँ साइकिल बंटलिए पूरा प्रदेश के भीतर में। अहाँ के एहि प्रदेश के भीतर में केते स्कूल हब, केते 8 क्लास के स्कूल में अहाँ साइकिल बंटलिए, केते स्कूल हम कहे छी हमरे सबके निर्वाचन क्षेत्र में एको बेर स्कूल में साइकिल नहीं बटाइल अवस्था है। हमरे सबके निर्वाचन क्षेत्र में 2 बेर साइकिल बटाइल अवस्था है। जब माननीय शत्रुघ्न जी कहलतीन हमारा सबसे पूछक चाहे, विधायक से पूछक चाहे, हम मंत्रियों रहिए तो 7 गो फाइल देने रहिए, ओना उसको अपने लेवल पर दे देने रहतीन तो मुख्यमंत्री जरे हमू साइकिल बांटे गेल रहिए। मगर एके गो निर्वाचन क्षेत्र में, एके गो जिला में कोनो जगह 2 बेर साइकिल बटा गया, कोनो जगह एको बेर साइकिल नहीं बटल है।
तो वही जगह गड़बड़ी भ गेलै, वही अहाँ के दृष्टिकोण गड़बड़ हब, अहाँ के नियत गड़बड़ हब। तै कारण से हमरा लगैया कि अहाँ जे लेवल पर काम के लिए एहि प्रदेश के जे दिशा में अहाँ लगेलिए, अहाँ कोनो क्षेत्र में कोनो जगह में एकदम उच्चतम काम गरिमामय काम करे के बाद नहीं दिखाई दे रहा है। अ जब कोनो ओहन भारी काम जो हम प्रदेश के गरिमा बढ़ावे वाला काम के लिए नहीं है। तै कारण से हमरा लगैया कि जे माननीय मुख्यमंत्री जी गरिमामय सदन में जो कहलथिन है, जो हमरा विश्वास के मत मिले, हमरा लगे उनका विश्वास के मत मिले के आधार नहीं है। हम सब या हमर सब के पार्टी हम अपना तरफ से भी कह चाहे छी कि हम हिनका विश्वास मत देवे के पक्ष में नहीं छी। हिनका विश्वास के मत द के प्रदेश के गरिमा घटते, कैला कि अहाँ आय के मिति में जे ई गरिमामय संस्था है वो अहाँ के छापा पड़ल। हम ही नहीं कहे कि अहाँ भ्रष्टाचारी के लिए, हम ही नहीं कहे अहाँ गड़बड़ी के लिए, परंतु अहाँ सुशासन के पक्ष में सब दिन काम के बात के लिए सब दिन बोल लिया। अही जब मोहतरिया जिला में और में लोसपा आंदोलन कर रहा है, जे अख्तियार आवो और वो कांग्रेस के जे पालिका अध्यक्ष ओकरा कार्रवाई करो। अही धौंसा जिला में जसपा आंदोलन कर रहा है कि अख्तियार आवो छापा मारो। अहाँ वो छापा मार दिलक तो कौन जुलुम भ गेलै? विधि प्रक्रिया के विषय होते। तै कारण से प्रदेश के सुशासित प्रदेश बनावे के लागी, सुशासन युक्त प्रदेश बनावे के लागी हिनका वर्तमान के अवस्था में मार्ग प्रशस्त करे चाहिए। ऐजा के जनता के बीच में इनका कहत चाहिए, अगर हम कार्रवाई के घेरा में पड़ब तो हमारा कार्रवाई हो, नहीं तो ऐजा के प्रदेश के जनता का माला लगा के मुख्यमंत्री बनते। तै कारण से वर्तमान के अवस्था में हिनका मार्ग प्रशस्त कर देवक चाहिए। और ई प्रदेश सुशासन युक्त प्रदेश है। ऐठमन के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के प्रश्रय दे वाला कोनो काम नहीं करे जाए। हमारा कार्यालय में ऑर्गेनाइजेशन के भीतर में छापा पड़ल तो हम राजीनामा द के या मार्ग प्रशस्त करके अपन जनता के पक्ष में खड़ा भेलिए से उदारता पूर्वक उनका निर्णय करना आवश्यक है। और हम और हमारे सबके पार्टी हमारा लगे इनका विश्वास के मत देवे के पक्ष में नहीं, इनका विश्वास के मत देवे के कोनो आधार नहीं है। तै कारण से हम सब माननीय मुख्यमंत्री के विपक्ष में मतदान करब से बात कह चाहे छी। धन्यवाद। माननीय श्री जानकी शरण शाह। माननीय सभामुख महोदय, निश्चित रूप में आज विश्वास को मत दिने कि न दिने परिस्थिति को सृजना भएछ। त्यसमा मुख्यमन्त्रीले विश्वास को मत मागिरहेछ। आज भन्दा 3.5 साल पूर्व यो क्षेत्रमा यो प्रदेशमा एउटा नयाँ किसिमको माहौल थियो। जनतामा जोश र जागर थियो कि मधेसको सरकार बन्दैछ, मधेसी सरकारमा जाँदैछ र मधेसी सरकारले केही काम गर्ला, प्रगति गर्ला भनेर आशा बोकेको जनताहरू थियो। निश्चित रूपमा 3.5 साल पहिले यो क्षेत्र आज पनि त्यही छ जुन 3.5 साल पहिले थियो। गरिबीको रेखामुनि उभिएको, बेरोजगारीको समस्याले ग्रसित भएको, शिक्षाको अभावमा, महिला विविधको अभावमा, स्वास्थ्यको अभावमा विभिन्न समस्याले गुजिरहेको यो प्रदेश नेपालभरमै सबभन्दा पिछडिएको प्रदेश हो। अनि मधेसी सरकार बन्नेछ र बन्ला। निश्चित रूपमा त्यो दिन सुखद दिन थियो। त्यो दिनको परिकल्पना गर्दाखेरि सुखद दिन थियो र आजको दिन हामीले परिकल्पना र साक्षात हेर्दैछु ठीक उल्टो छ। कुनै प्रगति भएको छैन, कहीँ केही भएको छैन। साइकल वितरणको नाममा हाम्रै क्षेत्रमा एउटा मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा 2-3 चोटि एउटै विद्यालयमा साइकल वितरण गरेछ र हाम्रो क्षेत्रमा साइकल वितरण भएको छैन। छोरी बिमाको नाममा
बिथोलिएको छ या स्थगित गरिएको छ। निश्चित रूपमा महिला स्वच्छता अभियानमा आफ्नै पकेटका मान्छेहरूलाई भर्ना गरेको छ। कुनै संसद सदस्य वा कुनै प्रतिपक्ष वा कुनै पक्षलाई राखेको छ भन्ने मलाई अनुमान लागिरहेको छैन। निश्चित रूपमा धेरै कुराहरू उठाएको छ, उठाउनेवाला छ र यस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले मैले के भन्नु परिरहेको छ, इन्डियाको इतिहास हेर्नुहोस्, अमेरिकाको इतिहास हेर्नुहोस्, थुप्रै यस्तो देशमा इतिहास हेर्नुहोस् जहाँ नैतिकताको इतिहास छ। एउटा कलङ्क लाग्दाखेरि डिजाइन गर्नु परेको छ। हाम्रो गिरिजीले भन्नुभएछ राम मधेसी जनताले सुन्न चाहन्छ के भयो, किन यसो भएछ। मसाल जुलुस निकल्दैछ अख्तियारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि। यो सरासरी अन्याय हो, सरासरी गलत हो। यस्तो गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। म यति भन्दै दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँदछु। धन्यवाद। जय मधेस। मान्य श्री गोविंद बहादुर न्यौपाने। मान्य सभामुखज्यू, आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। पहिलो दिनको बैठक भएकोले यो चाडबाडको मुखमै आज बैठक सुरु गर्नुभयो धेरै दिनपछि। त्यही पनि त भयो। त्यो चाडबाडको मुखमा म तपाईँहरूलाई शुभकामना पहिले दिन चाहन्छु। असुरी शक्तिको विरुद्धमा देवत्व विचारको वृद्धि होस्। यहाँ भइरहेको जुन समाजमा असुरी क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, महिला हिंसा, बलात्कार आदिको जुन घटनाहरू भइरहेका छन्, त्यस्तै गरिकन हाम्रो बिचमा गर्नुपर्ने काम नगरिकन बिगार्ने कामलाई बेसी विचार हाम्रो भित्र असुरी दानवीय विचार आइरहेको छ। यो विचारको नाश यो दुर्गा महारानीले दशैंमा गरून्, त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र हाम्रो भित्र चाहे हामी के छौँ, यहाँ तीन खालका मान्छे छौँ। तीनै खालका मान्छे, तीन खाल भनेको सांसद, सभामुख र मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। तीन खालका छौँ। तीनै खालमा भएका असुरी शक्तिहरू, दानवीय विचारहरूको नाश होस्। कसमा छ आफै खोज्नुहोस्, तर नाश होस्, नाश गरौँ। त्यस्तै गरिकन यो प्रान्तलाई, यो समाजलाई धन्य धान्य बनाउन हामीले ल्याएका सोचेका विचारहरू, हामीले यो प्रदेशमा ल्याइएका प्रस्तावहरू जो यो प्रदेशलाई धन्य धान्य बनाउँछौँ, त्यसमा के भयो? हामीले ल्याएका प्रस्तावलाई, हामीले ल्याएका कार्यक्रमलाई, हामीले ल्याएका पहिलो नीति कार्यक्रमदेखि अहिलेसम्मको नीति कार्यक्रमलाई केलाउँ दिनदिनै खिँदै गएको छ। यो किन भयो? यस्तोलाई हामीले सुधार गर्न सकौँ, यस्तोलाई हामीले यो प्रदेशलाई धन्य धान्य बनाउन सकौँ, हरेक नागरिक समृद्ध हुन् भन्ने शुभकामना, यो महालक्ष्मी दिवालीको शुभकामना दिन चाहन्छु। यो क्षेत्रमा भएको रोग भोग, यसमा भएको
सांसद र मन्त्रीहरूको बीचमा देवत्व र दासत्वको जुन भावना छ, एक खाले सांसदहरूसित जुन दासत्व व्यवहार गरिन्छ, सौतेलिनी व्यवहार गरिन्छ, यो एउटा रोग हो। हाम्रो बीचमा भएको यो लोकतान्त्रिकमा भएको रोग हो, बिमारी हो। त्यस्तै गरिकन के भन्छ भने या भ्रष्टाचार वा आर्थिक विचलनता जो छ त्यो एउटा रोग हो। हामी बीच भएको विभिन्न खाले जुन यस्ता रोगहरू छन्, त्यो रोग माता छठीले, जसलाई हामी छठी पूजा रोगको विरुद्धमा भन्छौँ, त्यो कुरा होस्, त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यहाँ प्रस्ताव त यो थिएन, तर मैले जति कुरा उठाएँ यी रोगको बारेमा, मैले जति कुरा उठाएँ असुरीका कुरामा, माने दानवीय कुरामा र धन्य धानका कुरामा, यो सबै कुरालाई यो प्रदेशलाई हेर्ने को हुन्छ, यो प्रदेशलाई त्यो बाटोमा डोराउने को हुन्छ, त्यसले के गरिराख्नु भएको छ, यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु पर्दछ। म कहिलेकाहीँ देख्छु हामीले नीति कार्यक्रम बनाउँछौँ, प्रयोग गर्ने बेलामा बजेटमै सुक्छ, बजेट दिएपछि पक्षपातीय किसिमले त्यसलाई प्रयोग हुन्छ, अनि बजेटलाई सदुपयोग गर्ने भन्दा दुरुपयोग भइरहेछ कि छैन हो, यो सबै कुरालाई विचार गरौँ। अब यहाँ मलाई त के अरे उसमा समर्थन कि विरोधमा बोल्न भनेर बोलाइएको हो। अब समर्थन नगर्ने त के गरौँ, अर्को उपाय छैन। उपाय भएदेखि मान्छे यताउता गर्थे होला, म पनि गर्थेँ कि, यस्तो पनि हुन सक्छ, तर उपाय छैन। हामीले समर्थन त गर्नुपर्ने स्थिति छ, तर हामीले गरेको समर्थनको भ्यालु के हुन्छ त्यो चाहिँ समर्थन पाउने मान्छेले बुझ्नुपर्छ। हामीले समर्थन गरेको भ्यालु हुन्छ, र समर्थन भनेको धेरै ठुलो कुरो हो। कसैलाई आफूले समर्थन गर्छु भनेको होइन, धेरै ठुलो कुरो हो। त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ, यो कुरो महत्त्वको कुरो हो। कहिलेकाहीँ हामी माननीय भएर मन्त्रीहरू कहाँ पुग्दाखेरि हामी योजनाका कुरा गर्दा, हामीले विकासका कुरा गर्दा कस्तो बिहेभ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ राम्रै गर्नुभएको होला। तर कस्तो गर्नुभएको छ, मन्त्रीज्यूहरूले छातीमा हात राखेर कुरा गर्नुहोस् होइन। हामी कहिलेकाहीँ यो धन्य धान्यका कुरामा ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ। हामीले कृषिमा काम गऱ्यौँ, कतिको कृषिले धन धान्य भयो त, भएन भने यो दीपावलीको शुभकामना पनि व्यर्थ जाला। त्यसैले गर्दा धेरै लामो कुरा नगरौँ। मैले भनिसकेँ कि हाम्रो पार्टीले र म आफूले पनि, मेरो पार्टीले समर्थन गरेको छ, म आफूले पनि समर्थन गर्ने बाहेक विकल्प छैन मसित, मैले गर्नुपर्छ। अब रह्यो, तर यो समर्थनलाई मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू होइन, कसरी यो समर्थनलाई तपाईँहरूले जोगाएर लैजाँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको समर्थनलाई तपाईँहरूले कुन रूपले लिनुहुन्छ, त्यसले पनि भोलिको दिनमा तपाईँ हाम्रा छलफल कुराकानी र फेरि पनि यस्ता दिन आयो भने त्यति बेला हिसाब किताब गर्ने गरी अहिले समर्थन गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री बिंदेश्वर प्रसाद यादव। माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले आज इस 7वें अधिवेशन जो शुरू हुई है उनका शुभकामना देना चाहता हूं। उसके साथ दशहरा, दीपावली, छठ का भी संपूर्ण प्रदेशवासियों को मैं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं।
आज शुभकामना के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बातें सब हाउस में आए हैं। उस चीज़ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर मैं सरकार से और ख़ास करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ। जो महत्वपूर्ण चीज़ सब आए हैं, जैसे कि संसद अवरुद्ध रहा है या संसद नहीं चला है, ऐसे महत्वपूर्ण बात पर आगे ध्यान दे, ये मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ। खास करके जो सवाल सब उठा है, मुझे गर्व है अपनी मुख्यमंत्री पर, मुझे गर्व है इनकी कार्यकुशलता पर। मोदी भ्रमण के समय में जो प्रदेश के हक अधिकार और पहचान के लिए जो संविधान के बारे में जो अपना तर्क रखे थे और जो बातें रखे थे, तभी से लेकर आज तक केंद्र के द्वारा जितने भी प्रयास किया गया यहाँ संहिता को हस्तक्षेप करने का, जितने भी प्रहार हुआ, उस सभी प्रहार को अपनी कार्यकुशलता से असफल करते हुए इस प्रदेश को पूर्ण रूप से सफल नेतृत्व प्रदान किए हैं। मैं उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए कि 7 प्रदेश में, सभी प्रदेश में अभी तक किसी न किसी रूप में विवाद हुआ है, लेकिन प्रदेश नंबर 2 ही एक प्रदेश है जहां आज तक मुख्यमंत्री पर कोई सवाल नहीं उठा। इस प्रदेश के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा, भले ही केंद्र के द्वारा कितनों भी हस्तक्षेप किया गया, प्रयास किया गया, लेकिन उनका कार्यकुशलता के कारण आज तक सही दिशा में ये सरकार आगे बढ़ती रही। लेकिन आज कुछ सवाल सब उठा रहे हैं, वो फिर ऐसे हमारे मान्य जी सब उठा रहे हैं जो 100 चूहा खा करके और बिल्ली हज को गए हैं। आज गिरगिट भी असमंजस में है कि रंग बदलने का गुण तो प्रकृति ने मुझे दिया था, लेकिन इंसान तो हमसे भी आगे निकल गए रंग बदलने में। क्या कुर्सी इधर से उधर लगने में ईमानदारी पैदा हो जाता है, नैतिकता आ जाता है, नैतिकवान हो जाते हैं? इंजेक्शन का सुइया मिलता है कि लगा लो और नैतिकवान हो गए? मैं आदरणीय सभामुख जी के मार्फत मैं आग्रह करना चाहता हूं इस सदन को कि भ्रष्टाचार का शब्द जिस मंत्रालय के द्वारा इस प्रदेश नंबर 2 में शुरुआत हुई थी, वो आज मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं भ्रष्टाचार का। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री जी जो इस सदन के बीच में जो प्रस्तुत किए हैं, ई टेंडर के मार्फत, ई बिडिंग के मार्फत टेंडर हुआ है, यहां सारा प्रक्रिया बुझाया गया है। इसमें सारा प्रक्रिया आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते हैं और आरोप मुख्यमंत्री पर लगाते हैं। आज के डेट में भी कुछ मंत्रालय का 15 से 17 फाइल अख्तियार में है, वहां कईयों बार बयान देकर आए हैं और आज कुर्सी इधर से उधर हो गए तो नैतिकवान हो गए। मैं कहता हूं कि पहले आप राजीनामा दीजिए, क्योंकि आपका बयान वहां हुआ है अख्तियार में जाकर के। आरोप लगाने से आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मधेश आंदोलन के बल पे, मधेसी जनता का आंदोलन के बल पे संहिता इस देश में आई है। संहिता का उद्गम बिंदु ही मधेश है और संहिता को यदि कोई आंच पहुंचाने का आंट करता है तो हम लोग सिर्फ आंदोलन ही नहीं, मसाल जुलूस ही नहीं, फिर से बलिदान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसी ने संहिता भीख में नहीं दी थी। मधेसी जनता का सैकड़ों बलिदानी के बाद इस देश में संहिता आई है और संहिता को बदनाम करने के लिए
केंद्र सरकार के द्वारा बारंबार प्रयास किया गया है। क्या यह सत्य नहीं है कि 3 वर्ष के भीतर सभी कानून बन जाने चाहिए थी? और संहिता और संविधान को कार्यान्वयन के लिए 350 जो कानून बननी थी, क्या ओली सरकार क्या करके बैठे थे? क्यों नहीं बना क्या कहते कानून? ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो संहिता को कैसे मजबूत किया जाए, उसको अधिकार संपन्न बनाया जाए, उस पर तो कोई चर्चा नहीं करते हैं। उस पर कोई चर्चा नहीं करते, कभी चर्चा नहीं होता है। लेकिन आज अख्तियार के द्वारा जब प्रदेश नंबर 2 को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो सब में नैतिकता जा गया, सब में नैतिकता जा गया। मैं इस बात से खुश हूं कि कम से कम प्रतिपक्ष जो हमारे साथी सब हैं, उनमें नैतिकता आ गया। लेकिन वो खुद नैतिकवान हो तो दूसरे पे सवाल उठाने का हक है उनको। जब खुद नैतिकहीन है तो दूसरे पर सवाल, ये मजाक है, मजाक। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ये अख्तियार के द्वारा जो प्रदेश पर ये क्या कहते हैं छापा मारा गया, यहां केंद्र के तुलना में प्रदेश नंबर 2 हर एक चीज से सबल होते जा रहे हैं। और जब लोकपाल यहां गठन किया गया तो ईर्ष्या उनको रहा नहीं गया, देखा नहीं गया अख्तियार को, और उन्होंने यहां बदनाम करने के लिए जो लोकपाल गठन हुआ है, जितने हमारे विधेयक सब पारित हुआ है, प्रहरी कानून जो हमने बनाए हैं, वो लागू क्यों नहीं हो रहा है? कौन नहीं होने देता है? उस पर भी चर्चा कीजिए ना कभी। मैं नहीं छूटे हूं। साइकिल का बहुत चर्चा हुआ। ये इतना महत्वपूर्ण बात सब है जो औरों मान्य मित्रों के द्वारा भी आए हैं। मेरे क्षेत्र में एक भी साइकिल नहीं वितरण हुआ। क्या इसका मतलब क्या वो नीति ही गलत है? साइकिल वितरण करना ही गलत है? आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे तब ही सही, नहीं पहुंचा तो गलत। इस प्रदेश का मंत्री का हक है कि वो जाकर साइकिल वितरण करे। मंत्री साइकिल वितरण करने के जाते हैं, उसमें भी आपत्ति है। अगर प्रदेश सरकार अपना नीति को अगर क्षेत्र में नहीं जाएंगे, उनका मंत्री के द्वारा नहीं उसको लागू किया जाएगा, तो कौन आकर करेंगे? ये महत्वपूर्ण बात सब है। इसलिए मैं पुनः भी आग्रह करना चाहता हूं कि किसी पे सवाल उठाने से पहले खुद अपना बारे में सोचे, झांक कर देख ले कि मैं कितना नैतिकवान हूं। और रही बात राजीनामा का, तो मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का पद लौकी का बतिया नहीं है जो काट ले और तरकारी बना कर खा जाए। यहां के जब हमारे 54 सदस्य थे इस सरकार के समर्थन में, आज इसी सदन में 80 सदस्य उनको समर्थन कर रहे हैं। इसलिए यह भी साबित होता है इस सरकार का लोकप्रियता 54 से 80 पहुंचा है, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। अंत में मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज जो विश्वास का मत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो आह्वान किया गया है, मांगे हैं, उसमें आप सभी समर्थन करके इसको सफल कराया जाए। धन्यवाद। जय मधेश। माननीय श्री रानी कुमारी तिवारी। धन्यवाद सभामुख महोदय। आज 80 दिन के बाद हम लोग इस प्रदेश सभा में उपस्थित हुए हैं और हमको लगता है जब बजट पास करने से पहले हम लोग एक भी टेबल भी हम लोग करवाए थे जो राजधानी का नाम तय किया जाए, और हमको लगता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थी, लेकिन हम लोग टेबल करवा के भूल गए क्योंकि हम लोग योजना चलाने में व्यस्त हो गए
और हमको लगता है जो योजना से ज्यादा महत्वपूर्ण ये था जो हम लोग नाम और राजधानी पहले दे, लेकिन उसको हम लोग जरूरत ही नहीं समझे, क्योंकि हम लोग को योजना चलाना है। और उसमें भी हम लोग जो कार्यक्रम पास किए तो वहां पे ये कह के पास किए थे जो मुख्यमंत्री योजना का नाम दिया गया था, जो मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान या मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान या मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम, ये सब नाम न दिया गया था मुख्यमंत्री को। क्या मुख्यमंत्री के मंत्रालय के अंदर, कैबिनेट के अंदर संबंधित निकाय या संबंधित मंत्रालय नहीं था? क्या वहां पे वो कार्यक्रम क्यों नहीं संचालन किया गया? वहां पे देने में क्या दिक्कत थी? उन्हीं की कैबिनेट का मंत्रालय सब था, लेकिन आप वहां पे देने की जरूरत नहीं समझे। वहीं पे आप पे कहीं न कहीं लोगों के नियत में शंका हो रही थी, और इस वजह से आज अख्तियार आई है जो हम लोग को बुझाए में है। दूसरी बात, हम ये बात जरूर कहेंगे इस सदन में मुख्यमंत्री जी को भी, जो अगर इस बेटी के नाम पर अगर कहीं भ्रष्टाचार हुई है तो वो बेटी माफ नहीं करेगी। जो आज आपके लिए साइकिल लेके रैली निकाल रही है वो कल आपके लिए मशाल लेके घूमेगी, क्योंकि आप उनके नाम पर अगर भ्रष्टाचार होता है वहां पे तो फिर वो बेटी चुप रहने वाली नहीं है। इसलिए ये चीज भी सोच लीजिए जो उनके नाम पर कुछ भ्रष्टाचार नहीं हो। जब भी महिला को तो वैसे भी कहा जाता है जो हर जगह पर उसको उपयोग किया जाता है, इस तरह बेटी को भी फिर अगर उपयोग किया जाएगा तो कोई भी माफी वहां पे मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे माननीय जी अभी अभी कह के गए हैं जो हमारे सरकार को 80 मत अभी हमारे साथ है। बहुत अच्छी बात है, बधाई है आपको। लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं, जब हम 16 भी है प्लस हुए आप में 96 हो गए आपके पास, चलिए आप नाम और राजधानी में भी ये वोटिंग करवा लीजिए ना, अभी के अभी आपका नाम और राजधानी भी शायद मिल जाए। लेकिन उसमें तो आपको सहमति नहीं हो पाएगा। सरकार चलाने में सहमति हो जाता है आपका, लेकिन नाम और राजधानी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आपको राजधानी और नाम में सहमति करने की जरूरत नहीं समझते हैं। अगर आप चाहते तो ये 80 मत के साथ हम लोग भी यहाँ से कहते हैं जो आपके साथ नाम और राजधानी में है, आप आगे बढ़िए, हम लोग पास करवाते हैं। लेकिन नहीं, उसमें आपका सहमति नहीं बनेगा तो क्या है ये? आप क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ सरकार चलाना चाह रहे हैं कि आपको और भी काम है जो लेके आए हुए हैं? सबसे पहले आंदोलन में हम बोले जो हम मधेश अपना प्रदेश बनाएंगे, क्यों वो चीज भूल गए? मधेश में अपना राजधानी बनाएंगे, क्यों वो चीज भूल गए? इसलिए हम ये कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को सभामुख के माध्यम से, जो प्राथमिकता में रखे काम को और जो प्राथमिकता में आगे है उसको पहला प्राथमिकता दीजिए। हम लोग प्राथमिकता भूल के आगे बढ़ रहे हैं और ये लौकी और मूली की बात हम नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं जो राजधानी और नाम का बात हम लोग का महत्वपूर्ण विषय है, उसको आगे बढ़ाइए। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो अख्तियार का काम है वो छानबीन करना, वो हमारा काम नहीं है। न मुख्यमंत्री जी अपने को कह सकते हैं जो नहीं हम दोषी नहीं है, न हम लोग कह सकते हैं उनको जो दोषी है। वो काम करने वाले करेंगे, वो उनका काम है। लेकिन अभी भी हम कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी को जो काम है उसको प्राथमिकता में रख के आगे बढ़े। और वैसे भी जितना अभी तक जो हम बताए हैं हम लोग इसमें सहमत नहीं है, इसलिए हम लोग सरकार को सहमति नहीं देने का हमारी दल की निर्णय है। धन्यवाद। जय मधेश। माननीय डॉक्टर रीना यादव। धन्यवाद आदरणीय सभामुख जी। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी शुभकामनाएं देके, क्योंकि कल से लगातार हम लोगों का उत्सव स्टार्ट हो रहा है। हमारा दशहरा, फिर दिवाली, फिर हमारा छठ, लगातार। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों में शुभकामनाएं देना चाहूंगी। देश विदेश में जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सभी लोगों को सभी त्योहारों की शुभकामनाएं। अभी हम लोग यहाँ पर आज सदन चला है और सदन में बहुत ही गंभीर बात भी चल रही है, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी, जिसे सभी प्रदेशों की अगर तुलना की जाए और नैतिकता पे बहुत प्रश्न उठ रहा है, तो नैतिकता की अगर प्रश्न उठती है और देखा जाए तो मुझे लगता है कि सभी प्रदेशों से ज़्यादा नैतिकवान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
और सक्षम असक्षम जैसा शब्द भी बार बार आया है। मुझे लगता है सक्षमता में उनसे आगे कोई भी नहीं है। ये मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगी। वो इस तरह से कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनमें सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी तीनों देवियों का आशीर्वाद है उनको। सरस्वती इस तरह से कि वो एज ए प्रोफेसर थे पहले, वहां से ये पढ़ाते पढ़ाते आए हैं। सरस्वती का इनको बचपन से ही आशीर्वाद था। दूसरा हम कहेंगे दुर्गा रूपेण। दुर्गा जी का आशीर्वाद इस तरह से है क्योंकि प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 30 इनके प्रदेश सभा सदस्य थे। फिर हम लोग एकीकरण में आए, हम लोग 55 तक पहुंचे और आज के डेट में मुझे लगता है कि हम लोग 80-90 पहुंच चुके हैं। तो वो भी दुर्गा का आशीर्वाद ही है जो कि शक्ति रूप में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाजी मारी है। और लक्ष्मी जी का व्याख्यान क्या किया जाए। लक्ष्मी जी समृद्धि, धन और उन्नति देती हैं। उसमें आज मुख्यमंत्री जी विभिन्न जो कार्यक्रम चला रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यक्रम है जो, उसके द्वारा वो लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद वो प्रूव करते हैं कि उनको लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। और उसी अंतर्गत आज एक छोटा सा अख्तियार का छापा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है मीडिया के द्वारा और ये एक षड्यंत्र के द्वारा इस बात को इतना ज़्यादा उठाया गया क्योंकि कुछ अभी प्रूव हुआ नहीं है। उन लोगों का काम था चुपचाप से आना और कलेक्ट करके ले जाना, लेकिन उन लोगों का आना इतना भयानक रूप से था कि लग रहा था कि वो टारगेटेड या एक प्लान के थ्रू आए हैं ताकि मुख्यमंत्री की छवि खराब कर सकें और हमारे प्रदेश का जितने भी प्रदेश बनी हैं वो संघीयता के ऊपर प्रश्न उठाया जा सकता है इस चीज को लेके, क्योंकि अख्तियार का छापा हमारे प्रदेश में पहली बार नहीं था। बहुत से हमारे मंत्रालय हैं जहां पर अख्तियार का छापा लगा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर पढ़ना ये इतनी बड़ी बात हो गई कि आज पूरे नेपाल में सभी प्रदेशों में इसी की चर्चा है। ये खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई अख्तियार वाले आए, अपना काम करके चले गए, अब जांच होगा, सब होगा। जब ई बिडिंग से हुआ है सब काम, पेपर हैं, सब कुछ है, मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से कुछ किए हों। ये तो पूरा एक स्टेप चलता है, ये तो किसी को भी मालूम है। सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, बिडिंग होती है, किस तरह से होती है, इंटरनेट पे होती है। तो मुझे लगता है ये तो पारदर्शिता का एक वो है, तो इसमें जबरदस्ती क्यों मुख्यमंत्री जी का नाम इसमें डाला जा रहा है या उनका नाम बदनाम किया जा रहा है। फिर ये साइकिल वाला मैटर तो इतना लंबा होता जा रहा है, जबकि हमारे जिन बच्चियों ने साइकिल पाई है उन लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी के पक्ष में साइकिल की रैली निकाल के ये साबित करके दिखाया है कि आप लोग चाहे जो कर लीजिए, हम मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट में हैं। मुझे लगता है ये साइकिल वाला जो कार्यक्रम है ये बहुत ही उत्तम कार्यक्रम है, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया, इतना ज़्यादा नफरत फैलाई गई सब लोगों के बीच में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे हमारी सरकार को या हमारे प्रदेश की जनता को कोई फर्क पड़ा होगा। सब लोग, हम लोग आंख बंद करके मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, समय समय पे उनके साथ चलेंगे। धन्यवाद। माननीय श्री उपेंद्र महतो। माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले ये जो अधिवेशन शुरू हुआ है इसके सुचारू रूप से चले और इस प्रदेश को नया नया विधेयक एवं कानून प्राप्त हो, इस शुभकामना के साथ आने वाली पर्व के लिए भी मैं सभी प्रदेश सभा सदस्य माननीय सबको शुभकामना देता हूं। आज सवेरे से
मैं एक तलाश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। सवेरे जब आया तो पता चला कि मुख्यमंत्री जी आज विश्वास के मत ले रहे हैं और सभी माननीय सब बोले, बहुत बड़े पक्ष के प्रतिपक्ष से सब बोले। मैं अभी तक ढूंढ ही नहीं पाया कि कोई ऐसा तिनका का सहारा मिले और मैं भी कह दूं कि मुख्यमंत्री जी मैं आपके साथ हूं। कोई मिला ही नहीं अभी तक। ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हूं। मुख्यमंत्री जी शुरू में ही जवाब भी दिए और बिल्कुल उनके जवाब से एकदम लाचार, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ लीडरशिप और एकदम डरे डरे हुए और एकदम आक्रोश में। और उनका तर्क सब ऐसा कुतर्क सब था, आप इसलिए विरोध नहीं कीजिए कि कल आप भी यहां आएंगे और मैं आऊंगा और भ्रष्टाचार करूंगा, ये आप क्यों सोचते हैं? आपको इसलिए मैं छोड़ दूं क्योंकि कल हम आएंगे यहां। ये नहीं हो सकता है, ये मापदंड नहीं हो सकता है। ये तर्क गलत था। और उन्होंने जो बात अपना रखा तो मुझे तो ये लगा कि भ्रष्टाचार क्यों हुआ उस पे वो सफाई दिए। नहीं हुआ वो ये नहीं, भ्रष्टाचार क्यों हुआ वो चीज सब जैसे हमको लगा बोले। जैसे उन्होंने कहा इन कानून का अभाव था, नहीं चल पाया, भ्रष्टाचार हुआ। कर्मचारी का अभाव था, कर्मचारी का अभाव था। कर्मचारी था ही नहीं, जो था वो टेरता नहीं था और जो थे उसको आप गलत एन कानून से सरुआ भी कुछ दिन पहले किए थे, तो क्या टेरेगा आपको? लीडरशिप में होता है कि कैसे कर्मचारी को चलाइएगा। आपको कर्मचारी नहीं टेरता है, जो कर्मचारी है उसको गलत ढंग से सरुआ करते तो कैसे टेरेगा? आपने कहा कि नीति, कार्यक्रम और बजट आप ही ने पास करके दिया है। सही बात है, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं दिया था। नीति कार्यक्रम इस प्रदेश को मजबूत करने के लिए पास करके दिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय एक संस्था है, सही बात है, संस्था है, लेकिन संस्था को बचाने के लिए हम सब आज भी आपके साथ खड़े हैं। इस प्रदेश के उस मुख्यमंत्री के कुर्सी के साथ खड़े हैं, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री का कुर्सी बदनाम हो रहा है आपके कारण। संघीयता आज ये अख्तियार के छापा के कारण नहीं, आपके कारण संघीयता आज बदनाम हो रहा है। आपको थोड़ा भी संघीयता का दर्द है, थोड़ा भी उसके मोह माया है, शहीद का जो शहादत हुआ है उस पर थोड़ा भी है, तो उस कुर्सी को बचाने के लिए आज ही आप वो कुर्सी त्याग दें और कहिए, मैं ये भी नहीं कहता रिजाइन कर दीजिए। आपके मंत्रिमंडल में सक्षम मंत्री सब हैं, आप कह दीजिए कि 2 महीना के लिए मैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री फलाने को बनाता हूं, जब तक छानबीन नहीं होगा मैं मुख्यमंत्री, छुट्टी ले लीजिए ना। उतना भी नहीं है। आज बहुत माननीय सब कहें कि बाप रे 55 से 80 पहुंच गए। अरे व्यवहार से नहीं, गणितीय आधार से पहुंचे हैं। एक माननीय जी ढूंढ रहे थे कि बाध्यता है, आपको कोई काम के आधार पर समर्थन नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं बाध्यता है इसलिए दे रहे हैं। आप कोई बहुत अच्छा काम किए इसलिए नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, बाध्यता से आपको समर्थन दे रहे हैं। तो आज बुझने वाली बात है। और नेपाल में एक चीज और बता दूं, बहुमत के सरकार और 2/3 के सरकार, ये कभी फलीफाफ नहीं हुआ है। पहले बहुमत का सरकार, वो भी आपका वैसे ही चला, आज 2/3 का सरकार है, केंद्र से लेकर यहां तक। इसलिए गणितीय आधार पर ठीक है आप मुख्यमंत्री है, लेकिन आप संघीयता के लिए खतरा है, आप संघीयता को कमजोर कर रहे हैं। और अंत में
मुझे कोई आधार नहीं नजर आ रहा है कि आपको समर्थन करें। और बहुत विभिन्न तरह के तर्क दिए गए कि हम चोर है इसलिए भी आपको चोरी करने का छूट है। ये तर्क ठीक नहीं है। मैं चोर हूं तो आप भी चोरी करने के लिए छूट तो नहीं है ना। आप एक संस्था के सर्वोच्च निकाय पर बैठे हैं। आज पूरा 7 प्रदेश में एक मान लीजिए बहुत चर्चा हो रहा है साइकिल का, ठीक है चर्चा हो रहा है, तो नेगेटिव वे में पॉजिटिव वे में चर्चा नहीं हो रहा है। और आज साइकिल का रैली निकला है। कल बेटी सब ये भ्रष्टाचारी साइकिल नहीं चाहिए करके साइकिल 2-4 फिरता कर दिया तो आपका क्या होगा हश्र, वो भी ध्यान दीजिएगा। और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए माफ कीजिएगा, मैं इस भ्रष्टाचारी सरकार को समर्थन नहीं कर सकता हूं। धन्यवाद। जय मधेश। अब अंत में माननीय श्री परमेश्वर शाह। माननीय सभामुख महोदय, मान्य जी पहिले भनेको थिए 20 मिनट भित्र नाम दिने, अब सिद्धि। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभा को 7औं अधिवेशन को यो तेस्रो सत्र में मुख्यमंत्री जी ले मलाई विश्वास को मत दिनुस् भनेर प्रदेश सभासँग मत माग्नु भएको छ। मत उहाँलाई किन दिने त्यो कुरा उहाँले भन्नु भएन। राम्रो काम गरेको बापत कि उहाँको कार्यालयमा छापा मारेको बापत के को लागि उहाँलाई मत दिने। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। आज हाम्रा विभिन्न पूर्वक्ता मान्यज्यूहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। म 1-2वटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। केही मान्यज्यूले फलानो अख्तियारको तारिखमा छ रे अनि मुख्यमन्त्रीजीलाई यो छपा भए पनि मत दिनु वकालत गर्नुभयो कि हामी कोही यदि अख्तियारको तारिखमा छ भने अहिलेसम्म न मिडियामा आयो, न कुनै हाउसमा आवाज उठ्यो, न कहीँ उठ्यो। यो एउटा बनावटी कुराले गर्दा मुख्यमन्त्रीलाई माफ गरिदिनु पर्यो, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले छोडिदिनु पर्यो, हामीले मत दिनु पर्यो। हिजोसम्म नीति कार्यक्रम पेश हुँदा विपक्षमा कुरा गर्ने, निकम्मा सरकार भन्ने, के भनेर आरोप लगाउनेहरू आज चाहिँ सरकार ठुलो सरकार रे, सफल सरकार रे, अनि भन्छन् कि गिरगिट जस्तो रङ फेर्यो। मलाई त लाग्छ हामी यही लबीमा बस्थ्यौँ, यहीँबाट यो सरकारलाई तथा नाम कुरा हामीले गरेका हौँ। आज त्यो कुरालाई हामीले बिर्स्यौँ। गिरगिट को रहेछ त्यो सबैले बुझिरहेछ। यहाँ हामी त प्रतिपक्ष हौँ, हामी त आफ्नो कुरा राख्छौँ। जुन दिनसम्म हामी सत्तामा थियौँ, सत्ता पक्षमा थियौँ, सत्ताको पक्षमा बोल्यौँ। तर केही सांसदहरू जस्तो गिरगिटको रङ हामी बदलेनौँ। हामी त प्रतिपक्षमा छौँ। अहिले पनि भन्छौँ अहिलेका मुख्यमन्त्री माननीय लालबाबु राउतजी अवैधानिक हो, असंवैधानिक हो। साथै उहाँको कार्यालयमा छापा मारिनु, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्छन् अनि प्रधानमन्त्री भन्छ म इमानदार छु। त्यो त दुनियाँले पनि हेरिरहेको छ नि। जबसम्म यो कुराको फैसला अब अख्तियारको हातमा गयो, उहाँ निर्दोषै होला, उहाँ राम्रै हुनुहुन्छ होला, तर अब जबसम्म रिजल्ट आउँदैन तबसम्म उहाँ कठघारामा हुनुहुन्छ। उहाँमाथि साइन अफ इन्भोकेसन छ। उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दलको मान्यता छ। हामी चाहन्छौँ मुख्यमन्त्रीजी निर्दोष होस्, हाम्रो गरिमा बढोस्, हाम्रो प्रदेश सभा गरिमा बढोस्, तर उहाँले ठुलो दिलले उदार भएर राजीनामा दिनुपर्दछ।
दिएर उहाँले आफ्नो हाइट बढाउन सक्नुहुन्छ, होइन भन्ने पदको लागि कति पदलोलुप हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले अहिले पनि हिजो कसैले केही गल्ती गर्यो भने त्यो नाममा अहिले पनि छुट हुनुपर्छ भनेर यस्ता यस्ता तर्कहरू आउँछन् यहाँले भन्न खोजेको के हिजो गल्ती गर्यो भने आज पनि गल्ती गर्ने, आज भयो भने भोलि पनि गल्ती गर्ने, त्यस्तो त भएन नि। हामी यो प्रदेशको जुन बेला गठन भयो त्यो बेला ठुलो सपनाहरू देखेका थियौँ, तर 3.5 वर्षभन्दा बढी भयो कि त्यसमा हामी सफल भयौँ त? अहिलेसम्म न नाम न राजधानी, सुशासनको नाउँमा यत्रो चाहिँ प्रदेशको गरिमा घटाउनु, यो हिसाबले निश्चित रूपमा अहिलेका मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत माग्नु, प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई त्यही भ्रष्टाचारमा आरोपित गर्नु सरह हुन्छ। त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनुपर्दछ र हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्रीजीले सदनलाई, जनतालाई ढाँटेर मुख्यमन्त्रीको पदमा बसिरहनु भएकोले उहाँको विपक्षमा मतदान गर्ने हाम्रो निर्णय रहेकोले हामी उहाँको विपक्षमा मतदान गर्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय मुख्यमन्त्री श्री लालबाबु राउतलाई छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आज मैले विश्वासको मत माग्नको लागि आफ्ना प्रस्ताव पेश गरिरहँदा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट धेरै कुराहरू आयो। मैले धेरै नैतिकताको पाठ पनि सीखें। एक हमारे तरफ कहता है, हमारा तरफ कि चलनिया हंसे सुपुआ के की जगह 77 को अपने को छेद। तो ये अवस्था है। पहले मैं संवैधानिकता के मैं बात करूं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय प्रतिपक्षी दल का आदरणीय नेतागण से कि हम प्रदेश सभा के अपना पार्टी के विभाजन किस मिति में हम लोग संपन्न किए, किस मिति में। मुझे लगता है माननीय सभामुख जी को पता है कि दल विभाजन के खास करके प्रदेश के किस मिति में दरता हुआ है। इसलिए संविधान के व्याख्या अपने किस्म से करना अगर उपयुक्त है तो मुझे इसमें कहना कुछ नहीं है। इसलिए अभी भी 25 गते के हम लोग भीतर है, संविधान के तहत है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये विश्वास का मत भी आवश्यकता नहीं था। पूछिए क्यों? कि हमारे पार्टी फूटा नहीं है। हमारे पार्टी से कुछ लोग जाकर पार्टी बनाए हैं, इसलिए पार्टी फूटा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये मानकर जब हम एक हुए थे और अलग अलग अभी जाकर पार्टी बने हैं, हमारी भी दायित्व बनता है, हमारी भी जिम्मेवारी बनता है, हमारी भी नैतिकता बनता है कि हम प्रदेश सभा में विश्वास के मत लें। बड़ी जबरदस्त किस्म से कुछ माननीय लोगों का धारणा आया, बहुत जबरदस्त किस्म के। लगता है कि मैं बहुत कुछ आज सीखा। मैं पूछना चाहता हूं, प्रदेश सरकार का जितना मंत्रालय है
वो सारे मंत्रालय मुख्यमंत्री का मंत्रालय होता है, मुख्यमंत्री से अलग नहीं होता है। अगर कोई कंफ्यूजन है जो मेरा मंत्रालय स्वतंत्र है तो एक गलत है। सारे मंत्रालय मुख्यमंत्री का होता है। आज बीपी यादव जेल में है, मुझसे उस समय भी पूछा गया कि क्यों जेल में है। क्या आप लोगों का पता नहीं है ये बीपी यादव क्यों जेल में है? कौन नैतिकता की बात करता है? आज मैं कहा, मैं उस बड़े नाटकीय किस्म से घटना घटती है, 13 गते के हम कैबिनेट से निर्णय करते हैं कि 20 गते के हम सदन में विश्वास के मत लेंगे। एक पत्रिका में आता है, नया पत्रिका में ये बात है, और ये बात गारंटी कुछ लोग ले लेते हैं। चिट्ठी आया है, पत्र आया है, मुख्यमंत्री कार्यालय का जिम्मा प्रदेश के अंतर्गत सुशासन कायम करने का भी है। सुशासन का जिम्मा भी मुख्यमंत्री का होता है। ये नहीं, और कुछ लोगों ने कहा बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक कि छोड़ देना चाहिए प्रदेश के गरिमा। हम कुछ देश विदेश के भी नमूना के रूप में सुनने के मिला, लाल बहादुर शास्त्री से लेके किसके किसके बहुत सारा लोग जिम्मा, हम नॉलेज आज ज्ञान हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं जानना चाहता हूं, बहुत किसी के बारे में सब कोई जानता है, सब किसी के बारे में सब कोई जानता है। मैं आज ज्यादा आरोप प्रत्यारोप के पक्ष में नहीं हूं। हां, हो सकता है एक कार्यक्रम आज भी अलग है, मुख्यमंत्री के कार्यालय के भीतर के एक विंग है, मुख्यमंत्री उससे नहीं जुड़ा हुआ है। यह बात हम सबको समझना चाहिए। आज कर्मचारी का अभाव है, कहां से हम कर्मचारी ले आए? मन में लगा कि भाई बच्चियों को साइकिल देनी चाहिए, महिलाओं के सशक्त बनाना चाहिए, महिलाओं के 50% आरक्षण देनी चाहिए, उनको लोकसभा के कक्षा संचालन करनी चाहिए, जन्मती है बच्ची तो उनको बीमा करना चाहिए। आज के दिन में भी हो सकता है। मैं कहा डिटेल में, बीमा के बाद कहा पहले 37,000, आज भी वही उठता। क्यों मुख्यमंत्री इतना डिफरेंसेज है? क्यों ऐसा किया? मैं कभी डर जाता हूं, कभी सहम जाता हूं, कभी अख्तियार को धमका देता हूं। ये सारे बात मुझे सिंध, मैं अख्तियार को कभी भी नहीं धमकाया। आज मीडिया में देखते हैं गलत किस्म का इंटरप्रिटेशन है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो बने रहो। कुछ देर पहले हम, लेकिन हमारी मीडिया, हमारी लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं आज भी अख्तियार जो संवैधानिक निकाय में सम्मान करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं, उनको आदर करता हूं, मुझे कोई किस्म का गिला शिकवा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 13 गते मैं बैठक करता हूं, सुबह में न्यूज आता है और 12 बजे एक टोली आता है, उससे पहले मीडिया में आ जाता है, मुख्यमंत्री में छापा। ये क्या नैतिकता है? क्या ये? कुछ माननीय जी लोग ने कहा ये पहला प्रदेश है जो संघीय सरकार के हर समय चैलेंज किया है, हर समय, चाहे प्रहरी एन हो, निजामती सेवा एन हो, चाहे सागरनाथ के वन हो, चाहे कर्मचारी के कार्यालय हस्तांतरण की सवाल हो, सारे सवालों में संघीय सरकार को मैंने किया। प्रधानमंत्री जी से, उस समय के प्रधानमंत्री सम्माननीय केपी ओली जी से मैं हर बैठक में, अंतर प्रदेश के परिषद के बैठक में मैं जोरदार किस्म से बात रखता था। ये संघीयता के सवाल है, मैं ये नहीं कहता हूं, बुलंदी से रखता था, आपकी आवाज रखता था, ये 56 लाख जनसंख्या के विचार रखता था, मधेश आंदोलन का जो शहीदों के
कुर्बानी है, शहीदों का जो सपना था, वो आवाज में उठाता था। मैं कभी नहीं चुका, कभी भी मैं बैक नहीं हुआ। लेकिन क्या वजह है कि उसी दिन आता है और सारा चीज भी विधि सम्मत है, वो भी फाइल जाता है। मैं छानबीन की प्रोसेस में मेरा कहीं कमेंट नहीं है, कहीं उसमें मेरा दखलंदाजी नहीं है। मैं कहा माननीय प्रमुख आयुक्त जी से मैं दूसरा भाषा में कहा जाता, मैं निवेदन किया, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया। मेरा कोई आपत्ति, मेरा कहीं उनका नहीं था। मैं कभी भी पत्रकार, मैं घबराया हुआ, मैं सहमता हुआ, मैं निरीह जैसा, ये सारे जो टर्मोलॉजी मेरे लिए प्रयोग किया गया, मैं कभी नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि आपका अनुसंधान में प्रदेश का मुख्यमंत्री सहयोगी है, आप ही मुझसे कह देते तो मैं भेज देता। मैं ये कहा, एक कतई कोई किस्म का कंफ्यूजन करके मीडिया में उल्टा सीधा बता के कुछ अपने जो नजीक के कुछ लोग हैं उनके मार्फत से लिखवा के एक किस्म के बदनाम करना संस्था के बदनाम होता है। मुख्यमंत्री एक पात्र है, आज मैं पात्र हूं। बड़ी गजब होता है, आप देखे होंगे, क्या ये मुल्क में मुसलमान होना क्या अपराध है? क्या मुसलमान होना, क्या ये मुल्क बहुत जातीय, बहुत सांस्कृतिक, बहुत धार्मिक नहीं है? मेरा किस किस नाम से जोड़ा जाता है, कौन कौन संगठन से मेरा जोड़ा जाता है, किस मुल्क के कौन कौन व्यक्ति से मुझे जोड़ा जाता है, क्या आपको पता नहीं है? क्या आप नहीं जानते हैं? हां, पार्टी ने हमें विश्वास किया, हमारे दल के माननीय लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, हमारे पार्टी अध्यक्ष ने विश्वास किया और तत्कालीन राजपा का संसदीय दल के नेता को विश्वास था। मैं बना, सबों के माया स्नेह प्रेम से बना। इसमें मुझे कहने में कतई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन मैं शुरू में कहा था, सिर्फ आरोप नहीं, आधार से कहीं से कोई आता है 20 गते आपका डेट फिक्स होता है, वो तो पहले से जानकारी था, उसी दिन आता है विश्वास के मत लेने में। और आज एक बात हुआ, ये चारित्रिक पाठ भी सीखे हमने। अगर मैं छोड़ देता हूं तो यहां बहुत सारा नैतिकवान लोग उभर कर आएंगे। मैं ज्यादा किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं यही कह रहा हूं, आज के दिन में भी कोई भी निकाय, मुख्यमंत्री कार्यालय हो या किसी भी मंत्रालय हो, अगर उसका हक बनता है संवैधानिक, तो वो सारे काम करने के लिए वो स्वतंत्र है और मुख्यमंत्री हर स्टेप में उनका साथ है। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं कुछ होता है। और मुझे लगता है बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय जी लोग बड़े जबरदस्त किस्म से अपने बातों को रखा। सबों के मैं भले ही विचार से मैं सहमत हूं या नहीं हूं, लेकिन जो विचार आप रखे हैं उसको मैं सम्मान करता हूं। आपका ये स्वतंत्रता है, ये हाउस, गरिमामय हाउस में जो आपने बातों को रखा, ये बात रखने का जगह है, यहां रखे। लेकिन कभी कहा जाता है, कभी आदमी नाव पर है, कभी नाव आदमी पर। मैं बार बार कहता हूं, एक संस्कृति का निर्माण किया जाए। मैं आज नहीं, शुरू से मैं ये बात कहता आ रहा हूं, कभी मैं उधर भी जा सकता हूं, कभी इधर भी आ सकता हूं, लेकिन कौन किसके बारे में नहीं जानता है। साहब, माननीय सभामुख महोदय,
कौन किसको नहीं जानता है? किसके बारे में क्या चीज पता नहीं है? सब कोई के बारे में जानता है। हम लोग सब रहे हैं। कोई आज है, कल सरकार में थे। क्या यहां कोई नहीं जानता है? सब कोई क्या सब कोई जानता है। लेकिन पर्दा के बाद पर्दे में रहने दो। ये आज वो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सबों की भावना के सम्मान करता हूं और मैं फिर आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आज काहे ये द्वितीयाई हो, सर्वसम्मत से क्यों नहीं हो। मैं यही अनुरोध करता हूं हमारे लोजपा के माननीय संसदीय दल के नेता, नेकपा माले के माननीय संसदीय दल के नेताजी से, ये आप भी सहयोग कीजिए और हम एक मत के सरकार बनाए। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय मुख्यमन्त्री श्री लालबाबु राउतले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 143 को उपनियम 7 बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मत विभाजन गरी मत सङ्कलन गर्ने व्यवहार माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब म मत विभाजन गर्दा अपनाइने प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराउँछु। मत विभाजन गर्नुअघि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका माननीय सदस्यहरूलाई सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने मौका दिन 3 मिनटसम्म विभाजन घन्टी बजाइनेछ। विभाजन घन्टी बजेपछि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका माननीय सदस्यहरू सभाकक्षभित्रै प्रवेश गर्नुपर्नेछ। विभाजन घन्टी बन्द भएपछि माननीय सदस्यहरू प्रवेश गर्ने उपस्थिति कक्षसँगै को बरन्डा र सभामुख बैठकमा प्रवेश गर्ने तर्फको बरन्डा खाली गराइनेछ। उक्त दुवैतर्फ बाहिरबाट प्रवेश गर्ने र बाहिर जाने सम्पूर्ण बन्द गरिनेछन्। उल्लेखित ढोकाहरू बन्द गरिएपछि मत सङ्कलन कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म बाहिर रहेका माननीय सदस्यहरू लगायत कसैलाई पनि सभाकक्ष एवं उल्लेखित उपकक्ष लबीहरूमा प्रवेश गर्न दिइने छैन। माननीय सदस्यहरू, प्रवेश गर्ने उपस्थिति कक्षसँगैको बरन्डा र सभामुख बैठकमा प्रवेश गर्ने तर्फको बरन्डाहरूमा माननीय सदस्यहरूको वर्णानुक्रमानुसारको नामावली राखिएका छन्। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने अर्थात् हुन्छ भने पक्षमा माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ माननीय सभामुख बैठकमा प्रवेश गर्ने तर्फको बरन्डामा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रमानुसारको आयाफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावको विपक्षमा हुने अर्थात् हुन्न भने पक्षका माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको देब्रेतर्फ रहेको माननीय सदस्यहरू प्रवेश गर्ने उपस्थिति कक्षसँगैको बरन्डामा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रमानुसारको आयाफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। माननीय सदस्यहरूको सहयोगको लागि दुवैतर्फ सचिवालयका कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कुनै माननीय सदस्यहरूले आफ्नो मत सच्याउन चाहेमा मतदान कार्य सकिएको 3 मिनटभित्र माग गरेमा सच्याउन दिनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म सचिवालयलाई 3 मिनटको विभाजन घन्टी बजाउन आदेश दिन्छु।
अब म सभामुख आसनको दाहिने र देब्रेतर्फ बरन्डाहरूमा बाहिरबाट प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने ढोका बन्द गर्न आदेश दिन्छु। अब म उक्त विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरू अर्थात् मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वास छ भन्ने पक्षमा माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको दाहिनेतर्फ सभामा प्रवेश गर्ने तर्फको बरन्डामा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको नमावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला र यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरू अर्थात् मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भने पक्षका माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको देब्रेतर्फ उपस्थिति जनाउने तर्फको बरन्डामा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको माननीय सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको नमावली दस्तखत महलमा दरखास्त गर्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरू अर्थात् मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वास छ भन्ने पक्षमा माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको दाहिने तर्फ सभामुख सभामा प्रवेश गर्ने तर्फको बरन्डामा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको नमावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नु। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरू अर्थात् मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भने पक्षका माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको देब्रेतर्फ उपस्थिति जनाउने तर्फको बरन्डामा प्रवेश गरी त्यहाँ राखेको ठीक छ नि। नास्तामा मधु यही
मान्य सदस्यहरू, अब म तपाईहरूमध्ये कसैले आफ्नो मत सच्याउन चाहनुहुन्छ भने 3 मिनटको समय दिन्छु। सो समयभित्र डायसमा आई आफ्नो मत सच्याउन सक्नुहुनेछ। बन्द गरिएका सभाका सबै प्रवेशद्वारहरू खोल्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदाता उपस्थिति मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 100 रहेको छ। अब म माननीय मुख्यमन्त्री श्री लालबाबु राउतले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भने राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 77 मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 23 मत परेको छ। माननीय मुख्यमन्त्री श्री लालबाबु राउतले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भने राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 77 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको 104 जना प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत अर्थात् 53 भन्दा बढी भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री लालबाबु राउतले प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नुभएको प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 3 बमोजिम बहुमतले पारित भएको माननीय मुख्यमन्त्री श्री लालबाबु राउतको सरकारले प्रदेश सभाको विश्वास प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु। अब यो बैठक 2078 साल असोज महीनाको 22 गते शुक्रबार बिहान 11 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।